अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है ज़रगाम अब्बास और उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लिए एक टॉपिक नया डिस्कस करने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसकी अहमियत बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर जो है वो काम करता है। आप समझ गए होंगे मैं जिस डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ वो कैश डिपार्टमेंट। कैश डिपार्टमेंट बैंकिंग सेक्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है। इसके अंदर कस्टमर के कैश डिपॉजिट किया जाता है, विड्रॉवल्स की जाती हैं, बहुत सारी पेमेंट्स की जाती हैं और इस कैश डिपार्टमेंट के अंदर कैश मैनेज किया जाता है थ्रू द कैशियर्स, सॉर्टर्स एंड चीफ कैशियर। बारी बारी एक एक पोजीशन को डिस्कस ज़रूर करेंगे कि सॉल्टर कौन होता है, कैशियर कौन होता है और चीफ कैशियर क्या काम अंजाम देता है कैश डिपार्टमेंट में। चलिए समझते हैं कि आप एक बैंक के अंदर अपॉइंट हुए हैं और आपको कैश डिपार्टमेंट के अंदर अपॉइंट किया गया है, एक कैशियर की जॉब दी गई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा उस कैश डिपार्टमेंट में। सबसे पहले तो मैं चलें आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं कि जब आप किसी इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे और आपको कहा जाएगा कि आपको हम कैश डिपार्टमेंट के अंदर अपॉइंट करना चाहते हैं, क्या आप लोगों के पास इससे रिलेटेड कोई नॉलेज है? तो ज़रूर आपके पास होनी चाहिए उससे रिलेटेड नॉलेज, क्योंकि कैश डिपार्टमेंट जितना ज़्यादा मुश्किल लगता है उतना ही ज़्यादा आसान भी होता है। कोई भी बैंकर अगर कैश डिपार्टमेंट का काम नहीं जानता वो तब तक बैंकर नहीं कहलाया जा सकता आम लैंग्वेज में। यानी कि अगर आपको नोट गिनना नहीं आते तो आप किसी भी पोजीशन पर पहुंच जाएं, लोग आपको बैंकर तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि आप बैंकर होंगे तो आपको बैंकर ज़रूर कहा जाएगा। इसी तरह से अगर आप कैश डिपार्टमेंट के अंदर हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि करेंसी नोट्स जो हैं उनको किस तरह से काउंट करना है, उसकी क्या टेक्निक है, उसको किस तरह से पकड़ना है, नोट को क्या पहचान, उसमें कौन से ऐसे मार्क्स हैं नोट्स के अंदर, करेंसी नोट्स में, जो आप देखते हुए पहचान जाए कि ये जाली है या असली है। तो इसके लिए थोड़ा सा तजर्बा दरकार होता है। बाय द पैसेज ऑफ टाइम आप वो तमाम चीज़ें सीख जाते हैं। तो जब आपका इंटरव्यू होता है और पूछा जाता है कि क्या आप कैश में जॉब करना चाहेंगे, तो आप कभी भी ना नहीं करें, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप है बैंकिंग करियर का, जहाँ से आप अपने आप को अपग्रेड करके आगे ग्रो करेंगे और बहुत आगे तक जाएंगे। कि दिस इज़ द बेसिक डिपार्टमेंट फॉर ऑल द बैंकर्स। ये एक इनिशिएटिव होता है एक बैंकर के लिए कि वो एक कैश डिपार्टमेंट में जाए, उसकी वर्किंग सीखे, उसको मालूम होना चाहिए कि वॉल्ट क्या चीज़ है, वॉल्ट के अंदर इंश्योरेंस क्या चीज़ है, वॉल्ट का इंश्योरेंस क्या करता है, एटीएम किस तरह से काम करता है, एटीएम को रिप्लेनिश कैसे किया जाता है। ये एक टेक्निकल आर्ट होता है एक इंसान के लिए, एक काम करने वाले के लिए, जिसकी कदर कीमत उसी वक्त उसको पता पड़ती है जब वो वहाँ पे काम कर रहा होता है। तो सबसे पहले जब आप कैश डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं किसी भी बैंक का, तो जाहिर है आपको वो काम नहीं आता, तो आपको 2 से 3 दिन ऑब्जर्वेशन के लिए बिठाया जाता है, जहाँ पे आप अपने कुलीग्स का, जो कि कैशियर होते हैं उस कैश डिपार्टमेंट में, उनका काम देखते हैं, उनको ऑब्ज़र्व करते हैं और उनका टैलेंट ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे आपको डम एंड डफ नहीं बैठना होता, वहाँ पे आपको क्वेश्चनिंग करनी होती है, वहाँ पे आपको पूछना होता है कि भाई ये जो कस्टमर है ये क्या करता है, ये काम कैसे होता है, इस काम को कैसे करते हैं, तो ही आपका इंटरेस्ट देख के आपके कुलीग आपको रहनुमाई फराहम करते हैं और आपको काम सिखाने में मदद देते हैं। चलिए लेते हैं सॉर्टिंग से कि सॉर्टिंग ऑफ द करेंसी नोट्स क्या होती है। सॉर्टिंग ऑफ द करेंसी नोट्स ये होती है कि स्टेट बैंक की पॉलिसी के तहत आपको करेंसी नोट्स डिवाइड करने होते हैं, एक तो डिफेक्टेड नोट्स में, एक तो अनसॉर्टेड करेंसी के अंदर, एक सॉर्टेड करेंसी में। तो अब सॉर्टेड, अनसॉर्टेड और डिफेक्टेड डिवाइड क्या होते हैं ये मैं आपको बताता चलता हूँ। देखिए, जब आपके पास कोई पैकेट आता है, कोई करेंसी आती है किसी भी
कस्टमर से आप लेते हैं उसको उसके अकाउंट में डिपॉजिट करने के लिए, तो आप उसको काउंट करते हैं और अपने टिल में या अपनी ड्रॉ के अंदर उसको सेफ में उसको पैसों को रखते हैं। और आपको नहीं पता होता कि इनमें साफ़ सुथरे नोट्स कौन से हैं, गंदे नोट्स, मैले नोट्स, फटे हुए नोट्स, स्वाइड नोट्स कौन से हैं, तो वो उस वक्त तक अनसॉर्टेड नोट्स कहलाते हैं। यानी कि वो सॉर्ट नहीं हुए होते उस वक्त, उनका नहीं पता होता कि इसमें कौन से ख़राब नोट हैं और कौन से ठीक नोट हैं। तो वो आप पैकेट बनाते हैं जब 100 यानी कि आप 100 नोट का एक पैकेट जब बनाते हैं तो वो अनसॉर्टेड पैकेट कहलाया जाता है। तो अब अनसॉर्टेड के अंदर कैसे पता पड़े कि इसके अंदर बहुत से ऐसे नोट्स हैं जो कि ख़राब हैं, जो कि वापस स्टेट बैंक को भिजवाने वाले हैं, जो कि डिस्कार्ड करने वाले हैं और जो कि अच्छे तरह से यूज़ करने वाले हैं। उसको आप सॉर्ट करते हैं, उसको आप छांटते हैं और अलग अलग उसकी दर्जाबंदी करते हैं। दर्जाबंदी को ही सॉर्टिंग कहा जाता है, जिसके अंदर आप अच्छे नोट अलग करते हैं, गंदे नोट अलग करते हैं और बहुत ही ख़राब डिफेक्टेड नोट्स अलग करते हैं जो कि किसी को नहीं दिए जा सकते या कि जो कि काबिल कबूल नहीं होते। तो जब आप ये पैकेट्स बना लेते हैं तो इन पे स्टैम्प्स लगाते हैं, जब आप छांट लेते हैं तो उस पर स्टैम्प्स लगाते हैं जो कि बहुत ही खस्ता हालत में और गले सड़े नोट होते हैं, उन पे आप सॉइल्ड की स्टैम्प लगाते हैं जो कि आपकी बैंक के और ब्रांच के नाम के साथ सॉइल्ड लिखा हुआ होता है और वो उस पैकेट पे लगती है। याद रहे कि पैकेट से मुराद मेरी वो करेंसी नोट्स की गड्डी है जो कि 100 नोटों की एक गड्डी होती है। यानी कि जब 100 नोट एक जैसे यानी कि एक ही करेंसी के 100 नोट जो हैं जब एक साथ मिल जाएंगे और आप उस पर रबर बैंड लगा के टैग लगा देंगे सॉइल्ड का, अनसॉर्टेड का या सॉर्टेड का या डिफेक्टेड का, तो वो एक पैकेट कहलाया जाएगा। बहुत से लोग इसको कापियाँ भी बोलते हैं। एक अगर आप देखें तो बिज़नेस लैंग्वेज के अंदर इसको कापियाँ भी बोला जाता है, इसको गड्डी भी बोला जाता है और इसको पैकेट भी बोला जाता है बैंकिंग लैंग्वेज के अंदर। चलें, जब आप सीख लेंगे कि ये पैकेट कैसा होता है तो आपके हाथों में रवानी आ जाएगी। जब आपके हाथों में रवानी आ जाएगी तो आप तेज़ी से सॉइल्ड, अनसॉर्टेड, सॉर्टेड, डिफेक्टिव ये सारे नोट अलग करने आपके लिए आसानी हो जाएगी इनको अलग करने के लिए, और फिर इसको वॉल्ट के अंदर भी फिर आप किसी तरह से मैनेज करेंगे। अब जब आप ये सॉर्टिंग सीख लेंगे तो फिर जो बारी आती वो आती है नोट काउंटिंग की। कि आप नोट काउंट कैसे करेंगे, आपकी महारत है नोट काउंट। एक कैशियर का सबसे बड़ा टैलेंट होता है कि उसकी स्पीड हो काउंटिंग ऑफ द नोट्स में। यानी कि जब आप रिसीविंग काउंटर पे बैठे हों तो आप के अंदर वो एफिशिएंसी होनी चाहिए कि जब आपके पास कस्टमर अप्रोच करे और वो आपके पास पैसे डिपॉजिट करने के लिए आए तो आप उसको इस तरह से क्लियर करें कि इतना टाइम ज़ाया भी ना हो, उसका भी काम हो जाए, आपका भी काम सही सही हो जाए। तो ये वक्त के साथ साथ आपकी स्पीड जो है वो ग्रो करती है, इन्हांस होती है। उसी में ही आपको एक्सपीरियंस मिलता है कि आपको जाली नोट किस तरह से पकड़ना है। सही है। जाली नोट की बहुत सारी निशानियाँ होती हैं जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी गाइडलाइंस में दी हुई। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वो सारी तमाम चीज़ें मिल जाएंगी कि एक नोट को आप किस तरह से पकड़ सकते हैं, उस पर कौन कौन से मार्क्स होते हैं जिसको आप पहचान के ये पता कर सकते हैं कि ये जाली है या असली है। एनी हाउ, ये तो तजर्बे की बात है कि जब आप एक कैश की काउंटर को पे बैठते हैं, कैशियर का काम करते हैं, तो आपको जजमेंट करने में आसानी हो जाती है क्योंकि वो आपके रोज़ का काम हो जाता है। तो आप जज कर लेते हैं कि ये नोट जो है असली है या जाली है। बाज़ औक़ात कस्टमर भी हैरान हो जाता है कि वो नोट जो कि जाली नहीं लग रहा होता लेकिन कैशियर उसको जाली निकाल के दे देता है। तो ये आपको एक्सपीरियंसेस से आता है।
कहने का मकसद ये है कि आपने सबसे पहले सॉर्टिंग सीखी, सॉर्टिंग करते करते आपने फिर काउंटिंग ऑफ द नोट्स सीखी, यानी कि आपने नोट पैकेट्स को काउंट करना सीखा, उसके अंदर स्पीड अप होना सीखा, सही। फिर जब आप उसके अंदर स्पीड अप होते हैं तो फिर आपको काउंटर दिया जाता है। जो शुरू का काउंटर होता है, जो कि मोस्ट ऑफ द जूनियर्स को दिया जाता है, वो यूटिलिटी बिल्स का काउंटर होता है, जिसके अंदर वो यूटिलिटी बिल्स जो है वो कलेक्शन करते हैं उसकी, जिसमें के इलेक्ट्रिक के बिल हैं, जिसमें PTCL के बिल हैं, जिसमें सुई गैस के बिल हैं, जिसमें पानी के बिल हैं। वो तमाम बिल्स कलेक्ट किए जाते हैं और उनको अपने अपने उनके इदारों में सेंड कर दिया जाता है। यूटिलिटी बिल्स कलेक्शन के बाद जब आपको थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाती है तो आपको मेन काउंटर्स दिए जाते हैं और आपसे कैश रिसीव करवाया जाता है। आप जब कैश रिसीव करने लगते हैं तो फिर आपको कैश पेमेंट्स करवाई जाती हैं। पहले छोटी पेमेंट्स करवाई जाती हैं, फिर आपको बड़ी पेमेंट्स आपके हाथ से फिर बड़ी पेमेंट्स करवाई जाती हैं। और उसका ख्याल ज़रूर रखा जाता है कि आप जो पेमेंट कर रहे हों या जो डिपॉजिट रिसीव कर रहे हों उसकी डिपॉजिट स्लिप के पीछे डिनोमिनेशन ज़रूर बनाएं, या जब आप चेक को पे कर रहे हों तो उसके पीछे डिनोमिनेशन ज़रूर बनाएं। अब ये डिनोमिनेशन क्या होती है? डिनोमिनेशन का मतलब ये होता है कि आपने सामने वाले कस्टमर से जो कैश रिसीव किया है उसमें कौन कौन से नोट कितने कितने हैं, ठीक है। ये अब आप ज़मानी याद नहीं रख सकते, आपको ये लिखना पड़ता है। जब आप डिपॉजिट स्लिप पे इस तरह से लिखते हैं कि वो एक तरतीब से उसकी काउंटिंग हो जाती है तो आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। और यही एक फ़ायदेमंद चीज़ भी कि जब आप फ़र्ज़ करें इन द एंड बैलेंसिंग के वक्त अगर फ़र्ज़ करें आप कैश शॉर्ट कर रहे होते हैं या कैश एक्सेस कर रहे होते हैं तो आप इस डिनोमिनेशन से पकड़ते हैं कि कहाँ पे लीकेज हुई है, किसने कम दे दिया कैश और या तो फिर किसने ज़्यादा दे दिया कैश, या आपने किसको कम दे दिया या आपने किसको ज़्यादा दे दिया। तो ये डिनोमिनेशन की मदद से ही आपको मालूम होता है। डिनोमिनेशन का मतलब फिर से बता रहा हूँ आपको, डिनोमिनेशन का मतलब है कि आप नोटों की तरतीब इस तरह से दें कि पता चले कि कौन सा नोट कितनी दफ़ा आपने लिया है। यानी कि फ़र्ज़ करें कि एक शख्स आपके पास आया और उसने 1000 के 10 नोट आपको दिए कि आप उसके अकाउंट में डिपॉजिट कर दें, तो इसका मतलब डिनोमिनेशन क्या बनी? डिनोमिनेशन ये बनी 1000 मल्टीप्लाई बाय 10। जब आप डिपॉजिट स्लिप पे मेंशन करेंगे 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 10,000, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 जो लिखा जाएगा इसको कहेंगे डिनोमिनेशन। इसी तरह से अगर फ़र्ज़ करें कोई आपको 20,000 देता है तो और 20,000 के अंदर 1000 वाले 10 नोट देता है, सही है, और 500 वाले 20 नोट देता है, ठीक है। तो 1000 वाले आप लिखेंगे 1000 मल्टीप्लाई बाय 10, नीचे लिखेंगे 500 मल्टीप्लाई बाय 20। इसका मतलब क्या हुआ? 500 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्विवेलेंट टू 10,000 और 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्विवेलेंट टू 10,000। 10,000 प्लस 10,000 इक्वल्स टू 20,000। तो ये आपके लिए आसानी हो जाती है कि आपको पता पड़ जाता है कि सामने से आपने कितनी क्वांटिटी के अंदर करेंसी नोट्स रिसीव किए हैं। और मज़ीद आगे चलते हैं तो जब आप कैश डिपॉजिट करने लगते हैं, जब आप कैश पेमेंट्स करने लगते हैं तो जाहिर है कि आप उनको कस्टमर के अकाउंट में पोस्ट भी करते हैं। अब आपको बताया जाएगा कि पोस्टिंग क्या होती है। पोस्टिंग का मतलब ये होता है कि जो चीज़ आपने रिसीव कर ली, चाहे वो चेक हो या वो डिपॉजिट स्लिप का कैश हो, अब आप उसको अकाउंट के अंदर यानी कि सिस्टम पे जो कि आपके सामने कंप्यूटर होगा उसके अंदर उसकी मार्किंग करना, उसको पोस्ट करना, उसकी एंट्री करना पोस्टिंग कहलाया जाता है। इसी तरह से एट द डे एंड जब आप बैलेंस करने बैठते हैं तो आपको टेलर्स शीट बनानी पड़ती है। टेलर्स कहा जाता है कैशियर्स को या फ्रंट डेस्क ऑफिसर्स को जो कि ब्रांच के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो अब टेलर्स फ़र्ज़ करें आप, क्योंकि आप
कैश के अंदर काम कर रहे थे, तो जाहिर है उसको बैलेंस करना भी लाजमी है कि आपने सुबह को कितना कैश रिसीव किया चीफ कैशियर से ओपनिंग कैश की तौर पे, और कितना कैश आपने कस्टमर से रिसीव किया, और कितना कैश आपने कस्टमर को पे किया, आखिर में कितना कैश बचा। ये तमाम सारी कैलकुलेशन जो होती है वो टेलर शीट पे होती है, और इसी वजह से उसको टेलर शीट कहा जाता है। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें आपका पिछले दिन का बैलेंस जो एंडिंग बैलेंस था, जो कि क्लोजिंग बैलेंस था, वो आज का जब आप दिन शुरू करेंगे वो आज का ओपनिंग बैलेंस कहलाया जाएगा, वो आपके टेल में होगा। वो ओपनिंग बैलेंस जो है, टेल मतलब वो डिब्बा जिसके अंदर अपना क्लोजिंग बैलेंस रखते हैं और वॉल्ट के अंदर बंद करके ही जाते हैं। ये याद रखिए कि वॉल्ट एक ऐसी जगह होती है जो कि सेफ भी कहलाया जाता है, जहाँ पे वो तमाम सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, टिल्स, कैश वहाँ पे महफूज किया जाता है, जिसके डोर पे ऑपरेशन मैनेजर और ब्रांच मैनेजर की कीज लगाई जाती हैं, चीफ कैशियर की कीज लगाई जाती हैं, ताकि वो सेफ कस्टडी में रहे। तो यहाँ तक तो आपको पता पड़ा कि कैश डिपार्टमेंट की यहाँ तक की वर्किंग कैसे की जाती है। चलें अब देखते हैं कि जब आपने बैलेंसिंग करी, जब आप बैलेंसिंग के लिए बैठे तो आपने ओपनिंग कैश, जो कि कल का एंडिंग था, आज का ओपनिंग था, आपने जब दिन का आगाज़ किया, जब हमने काम का आगाज़ किया ब्रांच के अंदर, तो आपने ओपनिंग कैश जो कि साफ़ सुथरा कैश था, स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट है कि आप अपना ओपनिंग कैश हमेशा साफ़ सुथरा रखें, कस्टमर को साफ़ सुथरा कैश दें, गंदा कैश ना दें, ठीक है, अच्छा कैश स्प्रेड करें। अब जब ओपनिंग है, ओपनिंग के बाद जो आपने कैश रिसीव किया वो ओपनिंग के अंदर ऐड हो जाएगा, और वो ऐड होने के बाद जो टोटल आपके पास अमाउंट आएगा उसमें से जो आपने पूरे दिन पेमेंट्स की वो सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी। इसके अलावा जो आपने किसी को पेमेंट दे दी वो भी सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी, और जो क्लोजिंग बैलेंस आपका बचेगा वही आपका फिज़िकल कैश भी होना लाजमी है। अगर आपकी शीट पे, आपकी टेलर शीट पे, आपकी सिस्टम पे जो फिगर एंडिंग बैलेंस की आ रही है वो अगर मैच कर जाती है आपके फिज़िकल कैश से, इट मीन्स कि आप बैलेंस हैं, आपने ठीक तरीके से आज का काम अंजाम दिया है और आप अपने गोल में कामयाब हुए हैं। इन केस अगर आप बैलेंस नहीं होते तो फिर छानबीन की जाती है, और बिल्कुल इसी तरह से मैंने आपको बताया कि जिस तरह से डिनोमिनेशंस लिखी होती हैं, फिर उन डिनोमिनेशंस को चेक किया जाता है कि कहीं किसी ने ज़्यादा तो नहीं दे दिए, कहीं किसी ने कम तो नहीं दे दिए, या आपने किसी को ज़्यादा या कम तो नहीं ले दिए, ठीक है। तो डिनोमिनेशन का ये एक बड़ा फ़ायदा है। जब आप बैलेंस हो जाते हैं तो आप अपना काम क्लोज करते हैं और एट द डे एंड अपने घर को चले जाते हैं। इसी तरह से चीफ़ कैशियर्स की भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और चीफ़ कैशियर्स की जिम्मेदारियां इंशाल्लाह ताला हम आपको डिस्कस करेंगे अगले आने वाली वीडियो में। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी एक कैश डिपार्टमेंट के हवाले से। होप कि आपने इस कैश डिपार्टमेंट के हवाले से बहुत कुछ सीखा होगा, और अपनी ज़िंदगी में इसको पे अमल करेंगे और यहाँ से नॉलेज लेंगे। और कोई भी क्वेश्चन हो आपके पास आप ज़रूर डिस्कस करें, आप यहाँ पे कमेंट करें, इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपके पास आने वाली नई वीडियो आपके पास आ सके और आप उसको देख सकें। बेस्ट ऑफ लक, और इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे अगली बार एक नई वीडियो में नए तजर्बात के साथ। टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।